नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। कोशिका के अंदर हमने लास्ट पढ़ लिया था, डीएनए का नाम जान लिया था, आरएनए का नाम जान लिया था और इनकी शर्कराओं के बारे में अध्ययन किया था। ये कौन सी शर्करा होती है? पेंटोज शर्करा होती है। डीएनए में कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। फिर हम डीएनए की संरचना का अध्ययन कर रहे थे और हमने पढ़ा था कि जो डीएनए की संरचना होती है, डीएनए की संरचना वो किसके द्वारा दी गई थी? तो डीएनए अणु की संरचना, डीएनए अणु की संरचना किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन व क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दी गई दोस्तों? वाटसन व क्रिक के द्वारा। वाटसन व क्रिक के द्वारा दी गई थी डीएनए अणु की संरचना। कैसी होती है? डबल हेलिक्स मॉडल, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलित मॉडल। तो डीएनए की संरचना होती कैसी है भाई? संरचना होती कैसी है? द्विकुंडलित। द्विकुंडलित कैसी संरचना होती है? द्विकुंडलित। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। तो कैसी होती है देखना, ये होती है इस प्रकार, ये होती है, ये देखो डबल हेलिक्स है ना, एक ये कुंडलन है और एक इसके ऊपर ये कुंडलन है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स बोलते हैं। दोनों जो श्रृंखलाएं होती है वो एक दूसरे क्या होती है? समांतर, यानी क्या होती है? प्रति समांतर होती है। दोनों कुंडलन एक दूसरे क्या होते हैं? प्रति समांतर होते हैं। और क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये होता है 5 डेज से 3 डेज। तो ये सिरा होगा दोस्तों 3 डेज से 5 डेज। 5 से 3 होता है तो ये होगा 3 डेज से 5 डेज। समझ में आई क्या बात है? इसका जो एक लूप होता है, ये एक लूप डीएनए कुंडलन के एक लूप की जो ये लंबाई होती है, ये लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 34 एंगस्ट्रॉम की। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। इस लूप की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम की। ये जो व्यास होता है, इसका व्यास है, इसका व्यास क्या होगा भाई? व्यास क्या होता है दोस्तों? 20 एंगस्ट्रॉम का। व्यास क्या होता है दोस्तों? 20 एंगस्ट्रॉम का। तो कुंडलन की लंबाई, लूप की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। और इसका व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। और इसकी जो क्षार होते हैं, इसमें एडेनिन व थाइमिन, एडेनिन व थाइमिन के बीच में दोस्तों 2 बंध पाए जाते हैं। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितने बंध पाए जाते हैं? 3। यानी एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। ये डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई? वाटसन व क्रिक नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा। डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्र ने। किसने की दोस्तों? फ्रेडरिक मिस्र ने की थी। इसे क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स या द्विकुंडलित मॉडल बोलते हैं। इसके अंदर जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं होती है वो क्या होती है? एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। आपको पता है डीएनए किससे बना होता है? अभी नाइट्रोजनिक क्षार से बना होता है। और उसमें क्या होती है? शर्करा होती है। और उसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड की इकाइयां होती है, जिससे क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। ये हो गया डीएनए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो आगे हम लिखेंगे। ये डायग्राम बना लिया सभी ने दोस्तों? डायग्राम सभी ने बना लिया क्या? देखिएगा, नेक्स्ट हम इसके बारे में लिखेंगे। अब देखिएगा क्या कहते हैं वाटसन और क्रिक भाई साहब। तो वाटसन व क्रिक के अनुसार, वाटसन व क्रिक के अनुसार डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्या होता है? बना होता है, जो एक दूसरे की क्या होती है दोस्तों? विपरीत या प्रति समांतर होती है। जो एक दूसरे के दोस्तों क्या होती है? विपरीत। एक सिरा 5 डेज से 3 डेज होगा, दूसरा क्या होगा? 3 से 5 होगा। जो एक दूसरे के विपरीत या प्रति समांतर होती है। विपरीत या प्रति समांतर
होती है दोस्तों, क्या होती है, विपरीत या प्रति समांतर होती है। तो ये है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, किसके द्वारा दिया गया, वाटसन व क्रिक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, वाटसन व क्रिक के द्वारा दिया गया। ये डीएनए का क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल है, देखिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, दोनों श्रृंखलाएं मिलकर, 2 नंबर क्या है दोस्तों, दोनों श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती है, एक लूप बनाती है। क्या बनाती है, एक लूप है बनाती है। दोनों श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती है दोस्तों, लूप बनाती है। और इसकी लंबाई क्या होती है, लूप की लंबाई दोस्तों कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और इसका व्यास कितना होता है दोस्तों, व्यास कितना होता है इसका, 20 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है। नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होता है, नाइट्रोजनी क्षार कौन से, एडिनिन व थाइमिन। एडिनिन व थाइमिन के मध्य में कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं दोस्तों, 2। तो एडिनिन व थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। कितने, 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। जबकि साइटोसिन व ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ये हो गया दोस्तों अपने डीएनए। तो देखिएगा डीएनए का मॉडल कौन सा है, डबल हेलिक्स मॉडल। किस वैज्ञानिक ने दिया, वाटसन व क्रिक ने। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस एसिड। वाटसन व क्रिक के अनुसार जो डीएनए होता है वो क्या होता है, 2 कुंडलनों से मिलना होता है, यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला होती है उसका बना होता है, जो एक दूसरे क्या होती है दोस्तों, विपरीत होती है या फिर प्रति समांतर होती है। दोनों जो श्रृंखलाएं होती है मिलकर क्या बनाती है, एक लूप बनाती है। क्या बनाती है, एक लूप। और लूप की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और जो उसका व्यास होता है वो कितना होता है दोस्तों, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उसमें एडिनिन व थाइमिन, उनके मध्य में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जबकि साइटोसिन व ग्वानिन होता है उनके मध्य में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं दोस्तों, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये तो होगी अपने डीएनए की सामान्य जानकारी। अब देखिएगा दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है, आगे से आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। अब देखिएगा डीएनए से बनता आरएनए। डीएनए से क्या बनता है दोस्तों, आरएनए। क्या बनता है, आरएनए। इसे बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं, अनुलेखन। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अनुलेखन क्या है, तो डीएनए से आरएनए बनता है, इसे क्या बोलते हैं, अनुलेखन। क्या बोलते हैं, अनुलेखन। या बोलते हैं डीएनए से आरएनए बनता है, इसे क्या बोलते हैं, अनुलेखन। क्या बोलते हैं, अनुलेखन। या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है आरएनए से अगर डीएनए बने, सामान्यतः प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, डीएनए से आरएनए, इसे बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से डीएनए बने इसे बोलते हैं प्रति अनुलेखन। क्या बोलते हैं दोस्तों, उल्टा हो गया ना, उल्टे बोलते हैं प्रति अनुलेखन। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रति अनुलेखन। क्या बोलते हैं, प्रति अनुलेखन। और इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी जब आरएनए से डीएनए बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या प्रति अनुलेखन। और डीएनए से आरएनए बने इसे बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुलेखन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, आरएनए से अगर प्रोटीन बन जाए, आरएनए में क्या होता है, राइबोसोम, और राइबोसोम से क्या बनती है, प्रोटीन। तो देखिएगा आरएनए से बने प्रोटीन, क्या बने, प्रोटीन। क्या बने दोस्तों, प्रोटीन। इसे बोलते हैं अनुवादन। क्या बोलते हैं, अनुवादन। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों,
लेसन, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और डीएनए से बन जाए डीएनए, डीएनए से बन जाए दोस्तों डीएनए, ये अपने शरीर में होती है, इसे बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण, 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 या इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ये होगा डीएनए से डीएनए बनना होता है रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण। आरएनए से प्रोटीन अनुवादन या ट्रांसलेशन। आरएनए से आरएनए बने तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, आरएनए से आरएनए बने तो इसे क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आरएनए से आरएनए कभी बनता नहीं है, आरएनए से आरएनए कभी बनता नहीं है। ये हो गया अपना डीएनए। और डीएनए के बारे में अपने अध्ययन कर लिया। देखिएगा डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता, प्रतिकृतिकरण। डीएनए से आरएनए बने क्या कहलाता, अनुलेखन। क्या कहलाता, अनुलेखन। आरएनए से डीएनए बने क्या कहलाता, प्रति अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको। आरएनए से प्रोटीन बने अनुवादन या ट्रांसलेशन। समझ में आई क्या बात, यहाँ तक डीएनए के बारे में हमने पढ़ लिया। अब डीएनए और आरएनए में कुछ क्या पढ़ लेते हैं, बड़े अंतर पूछ लेते हैं कई बार। अब पढ़ेंगे हम डीएनए और आरएनए में अंतर। ये होगा डीएनए और ये होगा आरएनए। हम क्या पढ़ेंगे, इनके बीच में अंतर पढ़ेंगे। तो क्या अंतर होता है देखना, डीएनए, डीएनए ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। पहला अंतर क्या गया, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, बना होता है। ये एक का ही होता है, इसमें एक ही होता है, एक ही होता है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे इसमें, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है। इसमें दोस्तों सिर्फ राइबोज शर्करा होती है। कौन सी होती है, राइबोज शर्करा होती है। इसमें क्या होती है, राइबोज शर्करा होती है। इसमें थाइमिन नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है। हमने पढ़ा था ना, इसमें कौन सा क्षारक होता है, थाइमिन नाइट्रोजनी क्षारक होता है। इसमें थाइमिन किसमें होता है दोस्तों, यूरेसिल। कौन सा होता है, यूरेसिल। पढ़ा था ना हमने शुरुआत में, नाइट्रोजनी क्षारक होता है। अब इसमें डीएनए से अपने डीएनए बना सकते हैं, जिसको प्रतिकृतिकरण बोलते हैं। डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिकृतिकरण बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा। तो ये हो गया अपने डीएनए और आरएनए में अंतर हो गया। तो डीएनए से डीएनए अपने बना सकते हैं। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, जबकि आरएनए में होता है दोस्तों 1 न्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसमें सिर्फ कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा। इसमें थाइमिन नाइट्रोजनी क्षारक होता है, इसमें यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक होता है। डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है, जबकि आरएनए से आरएनए नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों गुणसूत्र। क्या पढ़ेंगे, गुणसूत्र, क्रोमोसोम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा गुणसूत्र की संरचना। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, गुणसूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, संरचना, संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संरचना। देखिएगा कैसी होती है गुणसूत्र की संरचना। देखिए गुणसूत्र में ये जो धागेनुमा संरचना होती है उसे बोलते हैं क्रोमोनिमा। क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमा। ये जो इसका भाग होता है इसे बोलते हैं टिलोमियर। कुछ भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, टिलोमियर। क्या बोलते हैं दोस्तों, टिलोमियर। ये गुणसूत्र की जो बाहरी भित्ति होती है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पेलिकल। क्या बोलते हैं,
पेल्लिकल, जो बाहरी आवरण होता है गुणसूत्र का उसे क्या बोलते हैं? पेल्लिकल। क्या बोलते हैं? पेल्लिकल। ये जो बिल्कुल गुणसूत्र के बीच में होता है इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ये जो पूरा भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रोमेटिड। ये होगी गुणसूत्र की संरचना। तो गुणसूत्र की संरचना के अंदर जो सबसे पीछे नीचे की तरफ भाग होता है, लास्ट भाग होता है, इसे बोलते हैं टीलोमियर। गुणसूत्र के अंदर ये जो धागेनुमा संरचना होती है इसे क्या बोलते हैं? क्रोमेनिमा। गुणसूत्र का बाहरी आवरण किसका बना होता है? पेल्लिकल का बना होता है। और जो मध्य में यहाँ पे जो मध्य भाग होता है इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। और गुणसूत्र की एक भुजा को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। ये होगी दोस्तों अपने गुणसूत्र की संरचना। अब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे, देखिएगा। दोस्तों साथ में बताते रहिए क्लास कैसी लग रही है। आगे से आगे अपने क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। देखिएगा, नेक्स्ट हम एक एक करके इन सभी को पार्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों क्रोमेटिड के बारे में। किसमें के बारे में पढ़ेंगे? क्रोमेटिड। तो एक नंबर आएगा क्रोमेटिड। क्या आएगा? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए। क्रोमेटिड क्या था? प्रत्येक गुणसूत्र की, प्रत्येक गुणसूत्र की भुजा क्रोमेटिड कहलाती है भाई। क्रोमेटिड कहलाती है। जो एक गुणसूत्र में कितनी होती है दोस्तों? दो होती है। कितनी होती है दोस्तों? दो होती है। एक गुणसूत्र में कितनी होती है? दो होती है। फिर है पेल्लिकल। 2 नंबर में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? पेल्लिकल। पेल्लिकल क्या पढ़ा था? पेल्लिकल पढ़ा था। तो गुणसूत्र की भुजाओं पर, जो गुणसूत्र की भुजाएं होती है ना, इस प्रकार गुणसूत्र की भुजाएं होती है, तो भुजाओं पर जो ये प्रोटीन का आवरण होता है इसे क्या बोलते हैं? पेल्लिकल। तो गुणसूत्र की जो भुजा होती है दोस्तों, गुणसूत्र की भुजाओं पर प्रोटीन का बना आवरण, प्रोटीन का बना आवरण क्या कहलाता है दोस्तों? पेल्लिकल। क्या कहलाता है? पेल्लिकल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पेल्लिकल कहलाता है। बना आवरण क्या कहलाता है दोस्तों? पेल्लिकल। फिर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? गुणसूत्र के अंदर जो द्रव भरा रहता है इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ये दो आपने लिख लिए क्या? तो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे मैट्रिक्स। ये अपने यहीं पर लिख लेंगे। तो नेक्स्ट अपने मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? मैट्रिक्स है। तो गुणसूत्र की भुजाओं में पाया जाने वाला द्रव, पदार्थ मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें पोषक पदार्थ, जिसमें क्या होते हैं भाई? पोषक पदार्थ। जिसमें क्या होते हैं गुणसूत्र में? जिसमें, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जिसमें क्या होते हैं? जिसमें पोषक पदार्थ खनिज लवण और क्या पाए जाते हैं? पोषक पदार्थ, खनिज लवण तथा एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों। क्या पाए जाते हैं? तथा एंजाइम पाए जाते हैं। गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र की मैट्रिक्स क्या होता है? गुणसूत्र की जो भुजाएं होती है, भुजाओं में क्या पाया जाता है दोस्तों? द्रव। क्या पाया जाता है? द्रव। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? पोषक पदार्थ होते हैं, खनिज लवण होते हैं तथा एंजाइम होते हैं, जिससे गुणसूत्र को क्या मिलता है? भोजन मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रोमेनिमा। नेक्स्ट कौन सा भी? क्रोमेनिमा।
क्रोमेनिमा। दोस्तों नेक्स्ट अपना कौन सा है, क्रोमेनिमा। क्रोमेनिमा, तो क्रोमेनिमा क्या है दोस्तों, गुणसूत्र की भुजाओं में जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है ना, गुणसूत्र की भुजाओं में, गुणसूत्र की भुजाओं में पाया जाने वाला गुणसूत्र की भुजाओं में पाया जाने वाला डीएनए का बना आनुवांशिक धागा, पाया जाने वाला डीएनए का बना आनुवांशिक धागा क्या कहलाता है दोस्तों, क्रोमेनिमा। तो ये क्या है, गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, इस प्रकार ये गुणसूत्र हो गया, इसके अंदर ये आनुवांशिक जो धागा होता है ये किसका बना होता है, डीएनए का। किसका बना होता है, डीएनए का। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोमेनिमा। क्या बोलते हैं, क्रोमेनिमा। तो गुणसूत्र की भुजाओं के अंदर पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए का जो धागा होता है इसे क्या बोलते हैं, क्रोमेनिमा। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रोमियर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सेंट्रोमियर। तो क्या पढ़ेंगे, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या पढ़ेंगे, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर तो गुणसूत्र की भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है, गुणसूत्र की भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, क्या कहलाता है दोस्तों, वो मिलती है उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। मान लो ये गुणसूत्र है, ये जो भाग है यहाँ पर दोनों भुजाएं जुड़ रही है, तो ये भाग कौन सा कहलाएगा, सेंट्रोमियर कहलाएगा। नेक्स्ट है टीलोमियर। टीलोमियर कौन सा दोस्तों, टीलोमियर। टीलोमियर किसे कहते हैं, गुणसूत्र की भुजाओं का अंतिम बिंदु क्या कहलाता है, टीलोमियर। गुणसूत्र की भुजाओं का अंतिम बिंदु, अंतिम है बिंदु, टीलोमियर कहलाता है। ये हो गया अपना पूरा गुणसूत्र का अध्ययन। कि हमने क्या पढ़ा, गुणसूत्र। गुणसूत्र की सबसे पहले हमने आकृति पढ़ी। तो गुणसूत्र के अंदर सबसे बाहरी जो भाग होता है, जो प्रोटीन का आवरण बना होता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, गुणसूत्र का जो बाहरी आवरण होता है उसे क्या बोलते हैं, पेल्लिकल। क्या बोलते हैं, पेल्लिकल। अब हमें सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्रों की कुछ आकृतियां पाई जाती है, तो वो हम पढ़ेंगे और फिर क्लास को क्या देंगे, विराम में देंगे। तो नेक्स्ट है सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। क्या दोस्तों, गुणसूत्र के प्रकार। एक तो होता है टिलोमेट्रिक। क्या होता है, टिलोमेट्रिक। टिलोमेट्रिक जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, शीर्ष केंद्र की। शीर्ष केंद्र की, शीर्ष केंद्र की या शीर्ष केंद्री। ये कैसा होता है बेटा, आई शेप होता है। यानी इस प्रकार मान लो गुणसूत्र है, इसके ऊपर क्या होता है, केंद्र यानी शीर्ष केंद्र की। ये कैसा होता है, आई शेप। कैसा होता है दोस्तों, आई शेप। यानी टीलोमेयर कहाँ पे स्थित होगा, केंद्र पर। इस प्रकार से ये देख लो गुणसूत्र है और यहाँ पे क्या होगा, केंद्र पे स्थित होगा। दूसरा है एक्रोसेंट्रिक। दूसरा तो दोस्तों एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जिसे क्या बोलते हैं अपने उपशीर्ष केंद्री, यानी शीर्ष से थोड़ा सा नीचे, इसको बोलते हैं उपशीर्ष केंद्री। उपशीर्ष केंद्री, उपशीर्ष केंद्री होता है ये कैसा होता है देखो, इस प्रकार होगा। ये होता है बेटा जे शेप। कैसा होता है, जे शेप। दोस्तों कैसा होता है, जे शेप होता है। फिर होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक 3 नंबर होता है दोस्तों, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जिसे बोलते हैं मध्य केंद्री। मध्य
केंद्री। इसके अंदर केंद्र क्या होता है, बिल्कुल बीच में होता है, इसे बोलते हैं वी शेप। क्या बोलते हैं, वी शेप। यहाँ पे इस प्रकार केंद्र होगा, तो ये कैसा होगा भाई, वी शेप। कैसा होगा दोस्तों, वी शेप है। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट होता है सब मेटासेंट्रिक। फिर होता है सब मेटासेंट्रिक, 4 नंबर सब मेटा सेंट्रिक। इसे क्या बोलते हैं, उपमध्य केंद्री। उपमध्य केंद्री क्या बोलते हैं दोस्तों, उपमध्य केंद्री, यानी थोड़ा सा मध्य से क्या होता है, थोड़ा सा नीचे होता है। तो ये कैसा होगा भाई, ये कैसा होगा दोस्तों, ये होगा इस प्रकार, इसे बोलते हैं अल शेप। क्या बोलते हैं दोस्तों, अल शेप। ये हो गए गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन। देखिएगा गुणसूत्रों की आकृति, सबसे पहले आती है शीर्ष केंद्री। शीर्ष केंद्री का अर्थ क्या हुआ, गुणसूत्र के ऊपर जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पे उपस्थित होगा, शीर्ष के ऊपर, यानी टेलोमेट्रिक। यानी गुणसूत्र कहाँ पे स्थित, गुणसूत्र के अंदर जो टेलोमियर भाग है, सॉरी गुणसूत्र के ऊपर जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पे स्थित होता, शीर्ष पर स्थित होगा। इसे बोलते हैं आई शेप, आई के समान इसकी संरचना। फिर होती है उपशीर्ष केंद्री यानी एक्रोसेंट्रिक। इसके अंदर जो गुणसूत्र के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पे होगा, थोड़ा सा शीर्ष से नीचे होगा, यानी कैसी संरचना आएगी, जे शेप आएगी। फिर होता है मेटासेंट्रिक, यानी गुणसूत्र के बिल्कुल मध्य में सेंट्रोमियर स्थित होता है, वो होती है वी शेप गुणसूत्र। कौन से होते हैं भाई, वी शेप है गुणसूत्र। फिर होता है सब मेटासेंट्रिक, यानी मध्य से थोड़े से नीचे, इसे बोलते हैं अल शेप गुणसूत्र। कौन से होते हैं, अल शेप है गुणसूत्र। ये होगी गुणसूत्रों की आकृति। समझ में आएगा दोस्तों, हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा गुणसूत्रों के बारे में। किसके बारे में पढ़ा भी, गुणसूत्रों के बारे में हमने पढ़ा, गुणसूत्रों के प्रकार के बारे में भी। गुणसूत्रों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, सेंट्रोमियर के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की जो बाहरी जो ये परत होती है इसे क्या बोलते हैं भी, पेल्लिकल। क्या बोलते हैं, पेल्लिकल जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। गुणसूत्र के अंदर पाई जाती है मैट्रिक्स। क्या पाई जाती है दोस्तों, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में इसके पोषक पदार्थ भरे होते हैं, पोषक पदार्थ भरे होते हैं। और इसी के अंदर क्या पाई जाती है, डीएनए के धागेनुमा संरचना। गुणसूत्र की भुजा के अंदर डीएनए की धागेनुमा संरचना पाई जाती है। इसे अपने क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेनिमा बोलते हैं, क्रोमेनिमा बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा गुणसूत्र के अंदर जहाँ पे 2 भुजाएं मिलती है उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंट्रोमियर। फिर हमने पढ़ा टिलोमियर, जो गुणसूत्र के सबसे शीर्ष के ऊपर है और कुछ भाग की तरफ पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, टिलोमियर बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा क्रोमेटिड, गुणसूत्र की एक भुजा को दोस्तों क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। ये हमने गुणसूत्र के बारे में आज अध्ययन किया। तो बताइएगा दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लास को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। सभी को राम राम, धन्यवाद। जय वीर तेजा जी की जय हिंद।